फिल्म की शुरुआत में हम जू नाम के लड़के को देखते हैं जो एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ बच्चा था। उसने आज बहुत बड़े लेवल पे प्ले सेटअप किया था ताकि वो अपनी क्रश मिजिन को इम्प्रेस कर सके। वो कुछ एंजल सा कॉस्ट्यूम पहन रहा था कि तभी मिजिन उसे कॉल करती है। वो दोनों आज शॉपिंग करने आए थे मॉल पे और जू बहाने बनाकर अपना प्लान एग्जीक्यूट करने चला जाता है दूसरे फ्लोर पर। फिर वो मिजिन से कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए। मिजिन लिफ्ट पे थी कि तभी नाना नाम की लड़की वहाँ एंटर करती है। उसके एंटर करते ही लिफ्ट ओवरलोड दिखाता है। जू ने लिफ्ट पे ऐसी सेटिंग करवा दी थी ताकि सिर्फ मिजिन ही लिफ्ट पे रहे, लेकिन गलती से ननान के आने से मिजिन भी लिफ्ट को छोड़ देती है। ननान ने जो ड्रेस खरीदा था वो दरअसल ओरिजिनल ड्रेस की कॉपी थी और लिफ्ट पे उसका स्टाइल मारने के कारण वो ड्रेस थोड़ी फट जाती है एंड अगले फ्लोर पे उतरते वक्त वो शक्ल ढक लेती है। एंड क्योंकि पूरे फ्लोर पे लाइट नहीं थी वो देखती है यहाँ पे सजावट किस चीज के लिए हो रखी है और उसी वक्त वहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती है। एंड अचानक वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई थी कि आखिर इतनी सुंदर सजावट इसके लिए की गई होगी, लेकिन दरअसल नान और मिजिन की ड्रेस एक जैसी थी इसलिए वो ध्यान नहीं देते कि मिजिन वहाँ पे नहीं आई है। और जू गलती से मिजिन की जगह ननान पे पेटल्स की बारिश करवा देता है जिससे ननान को एलर्जी थी और उसकी हालत खराब होने लगती है। एंड फिर उसी वक्त जू नीचे एंजल की तरह बनकर उसे प्रपोज करने जाता है, लेकिन ऊपर लोगों से रस्सी लूज हो जाती है और जू गलती से ननान के ड्रेस को और डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख वो गुस्से में से दूर धक्का देती है एंड अगले सीन में वो हॉस्पिटल पे था क्योंकि उसे 30 से चोट लग गई थी। वहीं उसका दोस्त शॉ भी था एंड कल मॉल पे सेटअप पे जितने भी खर्च हुए थे वो सब कुछ शॉ नहीं दिए थे। जू ने अपनी मॉम से कह रखा था कि वो एक ऐप बना रहा है एंड असल में वो ऐप पे कम ध्यान देता था और बदमाशी ज़्यादा करता था। इस बार जू ने बहुत पैसे खर्च करवा दिए थे, इससे शॉ उसे ऐसे ही डरा रहा था। पैसों को तुम कब तक लौटाओगे वरना मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा। उसके जाने के बाद वहाँ पे ननान आती है एंड वो जू से पैसे मांगने आई थी क्योंकि उसने उसके ड्रेस को बर्बाद कर दिया था और ननान को पोलन से एलर्जी थी, तो जू के कारण इसके फेस की भी बैंड बच गई होती है। पर जू मना कर देता है पैसे लौटाने से क्योंकि जितने पैसे उसके सेटअप पे नहीं लगे थे उससे कई ज़्यादा तो वो मांग रही थी। इसी बात पे उन दोनों पे लड़ाई हो जाती है एंड जू का वॉलेट नीचे डस्टबिन पे गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ मिजिन आ गई थी एंड उन्हें लड़ता देख वो ननान को जितने पैसे चाहिए थे वो उसे दे देती है। फिर वो जू से कह रही थी पिछले 3 महीनों से मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें एक समझदार इंसान समझती थी, लेकिन कल जो तुमने किया वो एक ना समझ बच्चा ही कर सकता है। इससे मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ब्रेकअप कर लें। फिर वो वहाँ से चली जाती है एंड तभी पीछे से नर्स आकर कह रही थी आपने अपने बिल्स पे नहीं किया है अब तक। ये सुनकर जू को याद आता है कि उसका वॉलेट तो नीचे डस्टबिन पे पड़ा हुआ है एंड तभी वो नोटिस करता है कि म्यूनिसिपैलिटी वाले उस डस्टबिन को खाली करने ले जा रहे थे एंड इसी वजह से हॉस्पिटल वाले उसे वहाँ से निकाल देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ननान पैसों को अपनी ग्रैंड मदर को ट्रांसफर कर देती है और कहती है प्लीज आप अपनी आई सर्जरी करवा लेना। फिर वो जब घर आती है तो उससे उसके एडिटर का फोन आता है। सर ननान एक स्ट्रगलिंग राइटर थी एंड पिछले कुछ दिनों से उसने कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए उसे उसके एडिटर से डांट पड़ती है एंड ननान उसे बता रही थी कि एलर्जी के कारण उस पर ताकत नहीं बची थी एंड फिलहाल वो मेडिकेशन पे है और जल्दी वो लिखना शुरू कर देगी। पर एडिटर जल्द से जल्द चाहती थी कि वो काम शुरू करे। कुछ दिनों बाद वो जब रास्ते पे चल रही थी तो अचानक जू उससे देख लेता है। उसे देख लग रहा था कि वो कई दिनों से रास्ते पे ही रह रहा है। ननान को देख वो उसके पीछे गुस्से में जाता है कि तभी उसे एक गाड़ी ठोकर मार देती है। फिर वो जब उठ खड़ा हो ही रहा था तो उसे दोबारा से ठोकर लगती है, पर कि फिर वो रास्ते को क्रॉस करने में कामयाब हो गया था। फिर वो ननान के पैरों को पकड़ लेता और रोने लगता है। इसे ननान उसे अपने घर ले आती है एंड वहां पहुंचकर वो उसे बता रहा था कि उसे नंबर डिमेंशिया है। उसे 3 डिजिट से ज़्यादा के नंबर्स याद नहीं रहते, इसलिए वो जब अपने घर पहुंचा तो उसके गेट पे पासवर्ड लगा हुआ था एंड इसी वजह से वो उसे खोल नहीं पाया। फिलहाल उसके वॉलेट खो जाने के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकता। ननान कहती है तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता क्या? वो बताता है शॉ रहता है, लेकिन वो फिलहाल ब्राज़ील गया हुआ है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने घर पर रुकने दे, लेकिन साफ वो मना कर देती है। पर जू भी एक अड़ियल बंदा था और वो वहाँ से नहीं जाता। वो बहुत कोशिश करती है उसे अपने घर से बाहर निकालने की, पर एट लास्ट वो हार जाती है और थक कर वो उसे आज के लिए यहाँ रुकने के लिए कह देती है। पर उन दोनों को साथ रहते हुए 25 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। ननान उसे निकाल नहीं पाती क्योंकि फिजू किधर जाता। जू रोज़ उसे तंग करता, उसे काम नहीं करने देता एंड किसी किसी दिन तो वो उसे लैपटॉप को ही ले लेता अपने ऐप बनाने के बहाने बनाकर। एक दिन वो खीरों को अपने फेस पे लगाकर था और उसके बाद वो उन्हें वहीं छोड़ देता है। ननान जब वापस आती है तो उन्हें देख वो खा लेती है। उसे लगता है कि इनका स्वाद इतना अजीब क्यों है। वही फिर एक दिन वो उसे सुपरमार्केट लेकर गई थी एंड वहाँ सेल की जगह पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। ये देख वो कह देता है ये कैसे मच्छी मज़ार बना रखा है तुम लोगों ने। और उसकी ये बातें सुन सभी लोग उसे सब्जियां फेंक कर मारते हैं। एक शाम वो दोनों मार्केट पे घूम रहे थे। ननान को ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, वो उसे देखने जाती है, जिसपे जू कहता है खरीद लो, इतनी अच्छी तो लग रही है। वो कहती है पैसे देख रहे हो?
इस बात पे जू उसे कंजूस कहने लगता है, पर वो उसे समझाती है दुनिया में सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते, जिनके पास अपनी मॉम के बहुत सारे पैसे हो और वो हर चीज़ के लिए अपनी मॉम पे डिपेंडेंट रहे। मुझे मेरी ग्रैंड मदर का भी ध्यान रखना होता है। तभी जू को याद आता है कि तुम इस ड्रेस को नहीं खरीद रही, लेकिन उस दिन मॉल में तुमने इतनी महंगे ड्रेस को खरीद लिया था, वो तो इससे दुगनी महंगी थी। एंड तभी वो उसके घर जाकर उस ड्रेस के प्राइस को चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि नना ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे, क्योंकि वो ड्रेस तो एक सस्ती कॉपी थी। इस बात के लिए वो उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उस टाइम पे उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी अपनी ग्रैंड मदर की सर्जरी करवाने के लिए। उसकी जॉब भी चली गई थी, तो उसके पास पैसे लौटाने का कोई भी साधन नहीं था। वो कहती है, मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने साथ इतने दिनों रहने दिया। इस पर वो कह रहा था, मैं तुम्हारी बातों को विश्वास कैसे कर लूँ, मुझे अब मेरे पैसे वापस चाहिए, वो भी अभी। वो कहती है, मेरे पास सचमुच एक भी पैसे नहीं है। ये सुन वो उसे उसके ही कमरे बंद कर देता है और कहता है, जब पैसे दोगी तभी बाहर आने को मिलेगा। एंड अगली सुबह उसे एडिटर का कॉल आता है। वो उसे कह रही थी कि राइटर्स एसोसिएशन सबमिट होने वाला है और मैंने किसी तरह तुम्हारी भी एंट्री करवा दी है, तुम वहाँ जा सकती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो जाना चाहती थी, लेकिन जू उसे जाने नहीं दे रहा था। जू को पहले पैसे चाहिए थे खर्च करने के लिए, तो मजबूरी ननान उसे अपने इमरजेंसी कार्ड दे देती है। फिर वो सबमिट पे पहुंचती है एंड वहाँ पे उसकी एडिटर दोस्त उसे कह रही थी कि ये रही सामने हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एडिटर मिस वेवे, उनसे मिलो और अपनी कहानी को पिच करो। अगर उनकी नज़र में तुम आ गई तो फिर तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन तभी उसे जू का कॉल आता है एंड वो ननान से कह रहा था कि मुझे अपनी एक फ़ोटो भेजो, वरना मैं तुम्हारे अकॉस्टिक को पूरा खाली कर दूंगा। वो सामने खड़े बंदे से खुद की फ़ोटो खिंचवाती है, लेकिन कोई भी फ़ोटो सही नहीं आ पा रही थी। सामने मिस वेवे स्पीच दे रही थी, लेकिन बार बार वो ननान की हरकतों से डिस्ट्रैक्ट हो जा रही थी। एंड जू ननान को परेशान किया जा रहा था और इस कारण से ननान चिल्ला देती है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही फिर अगली सीन में मिस वेवे ननान से कह रही थी कि हमें कोई शांत स्वभाव वाले इंसान के साथ काम करना है, चिल्लाने वाले लोगों के साथ हम काम नहीं कर सकते। एंड जू के कारण ननान के हाथ से एक बहुत बड़ा मौका चला जाता है। वो जब घर आती है तो जू ने उसके लिए उस ड्रेस को खरीद लिया था। उसने उसके लिए एक नया सोफा भी खरीदा था। एंड ये सब देख वो काफ़ी इंप्रेस हो जाती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। पर तभी वो अपने फ़ोन पे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सारी चीज़ें जू ने उसके पैसों से ही खरीदी है। एंड ये देख उसका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो उसे मारने लगती है क्योंकि उसने ननान के सारे पैसे इसमें उड़ा दिए थे। अब ननान का अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका था। एंड अगले दिन उसकी लैंडलेडी उसके गेट पे नॉक करती है किराया वसूलने के लिए, लेकिन ननान के पास एक भी रुपए नहीं थे। एंड ये सुन लैंडलेडी उसे इस वीकेंड तक का समय देती है, वरना उसे घर छोड़ना होगा। जो कहता है, चलो पैसे कमाने चलते हैं। वो एक होटल पे जॉब ज्वाइन कर लेता है और वहाँ से एक बंदे की कार को लेकर वो बड़े से मॉल के पार्किंग लॉट पे चला जाता है। वो वहाँ पर वेट कर रहा था अमीर लोगों के आने का। जैसे उसे एक कपल दिखता है वो तेज़ी से अपनी कार को उसकी तरफ बढ़ाता है और उस बंदे की जगह पर अपनी कार पार्क कर देता है। वो बंदा नाराज़ होता है तो वो उसे पैसे देकर कहता है, चले जाओ यहाँ से। ये देख उस अमीर बंदे का ईगो हर्ट होता है और वो जू को 5 गुना ज़्यादा पैसे देकर कह रहा था, यहाँ से निकलो। एंड यहाँ उनकी एक अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और ऐसे ही सेम चीज़ जो वहाँ पे बहुत सारे कपल्स के साथ करता है और बहुत सारे पैसे कमा लेता है। वो एक क्लब में जाते हैं एंड पार्टी करते हैं। ननान कहती है, तुमने तो एक बार में पूरे साल का रेंट जमा कर दिया, सच में तुम बहुत ही स्मार्ट हो। ड्रिंक करने के बाद जो स्टेज पे गाने चला जाता है एंड अगली सीन में वो दोनों सो रहे थे क्लब पे ही। वे क्लब वाले उन्हें उठाकर जब बिल बताते हैं तो उनके सारे पैसे बिल भरते हुए ही खत्म हो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि नशे में उन्होंने क्लब पे आए हुए सभी लोगों को पार्टी दे दी थी। फिर वो दोनों जब घर लौटते हैं तो ननान के घर पे एक नया रेंटर आ गया था एंड इसलिए उसे घर से निकाल दिया जाता है। रास्ते पे सोफा को कैरी करते हुए वो बोल रही थी, आखिर इतने महंगे सोफा को लेने की क्या जरूरत थी, अब देखो कितनी दिक्कत हो रही है इसे कैरी करने पे। वहीं पे ननान के पर्स से एक कार्ड गिरता है एंड वो अकाउंट का पासबुक था। जू देखता है कि उस पर और भी पैसे हैं, बहुत सारे। वो ननान से पूछता है, कहीं तुम्हारे पास भी तो बहुत सारे पैसे नहीं है, कहीं तुमने छुपा रखा हो। वो कहती है, अगर पैसे पड़े होंगे भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी, ताकि तुम मेरे सारे पैसे लेकर खो जाओ। क्या तुम सही से कुछ कर भी पाते हो? ये सुनकर वो पर्स को साइड में फेंक देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन तुम अब तक मुझे अपना दोस्त नहीं समझती। वो कहती है, हम दोस्त हो भी नहीं सकते। मैं वो हूँ जिसे पैसे संभाल कर यूज़ करने पड़ते हैं और तुम वो हो जिसे कभी पैसों की कोई वैल्यू के बारे में बताया ही नहीं गया। तुम्हें सिर्फ अपनी माँ के पैसे उड़ाने आते हैं। वो उसे और कई सारी बातें सुना देती है क्योंकि पिछले कई दिनों से जू ननान के पैसों पे ही जी रहा है एंड इसके बावजूद वो उसे परेशान भी करता रहता है। इस बात को एंड ये सारी बातें सुन जू गुस्से में कह देता है, आखिर तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? तुम्हें मैं इतना खराब क्यों लगता हूँ? अब बस बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? अगर मैं अपने घर को खोल सकता तो मैं कब का चला गया होता। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहना चाहता होगा। ननान उसके साथ उसके घर चली जाती है, उसके गेट को तोड़ देती है ताकि वो अंदर जा सके। ये काम इतना सिंपल था
और जू ये नहीं कर पा रहा था। लेकिन घर के अंदर शाओ ऑलरेडी मौजूद था एंड उसे देख जू बहुत खुश हो जाता है और शाओ ननान को देख इम्प्रेस था। वो जू से पूछता है कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, क्या तुम्हें सच में उससे कोई मतलब नहीं? जू कहता है हाँ बिल्कुल। इसे शाओ उसके पास चला जाता है क्योंकि वो उसे पसंद आ गई थी। वो दोनों उसके घर को वापस ले लेता है एंड अगले दिन वो उसे दोबारा मिलने जाता है। जू भी उन दोनों को देख रहा था एंड जू को अच्छा नहीं लगता तो वो उन दोनों का पीछा करता है, लेकिन उस मोटरसाइकिल को वो चला नहीं पा रहा था एंड वो गिर जाता है। ननान और शाओ एक प्ले देखने गए थे एंड उस प्ले की राइटर ननान ही थी। उसने जब इसे ऑनलाइन अपलोड किया था अपनी स्टोरी को तो वो डायरेक्टर को बहुत पसंद आ गई थी। उस ऑडिटोरियम पे जू भी पहुंच जाता है, उनके साथ बैठ जाता है। उस प्ले पे ननान भी एक्ट कर रही थी। एक्ट के बीच में ननान रस्सी पे फंस जाती है, उसे बचाने वो दोनों भागते हैं। अब ननान को कौन बचाएगा इस बात पर वो दोनों लड़ने लगते हैं और इसी बीच ननान नीचे गिर जाती है और पर वो दोनों अभी भी लड़ रहे थे। जू भी वहीं नीचे गिर जाता है और तभी ये प्ले खत्म हो गया था। ननान को काफी दुख हो रहा था कि उसका प्ले इतना बुरा गया, लेकिन शाओ से बताता है किसी ने भी इसकी बुराई नहीं की है, सभी अपलॉड करे थे। फिर वो गाड़ी लाने जाता है और तभी जू ननान को उठाकर भागने लगता है। वो कहता है शाओ एक प्ले बॉय है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वो गलत करे। वो कहती है और जो तुम अभी कर रहे हो क्या ये सही है? उसी वक्त शाओ गाड़ी लेकर आ जाता है एंड जू ननान को एक ठेले पर लेकर भाग रहा था। इस बात को देख शाओ कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इस गाड़ी को उस ठेले से हरा दोगे? जू कहता है हराना कौन चाहता है, मैं तो छिप जाऊंगा। वो ठेले को गली पे लेकर चला जाता है। ननान उससे कह रही थी आखिर तुम दोनों मुझे समझ क्या रखा है, मेरी मर्जी के बिना मुझे कहीं भी लेकर जा रहे हो। जू उस वक्त उसे कहना चाह रहा था कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तभी उन्हें एक ठोकर लग जाती है एंड सामने गाड़ी को ओनर और कोई नहीं बल्कि ननान का एक्स जैंग था। अपने जू पूछता है आखिर उस बंदे को देख तुम हैरान क्यों हो गई थी? तभी ननान को जैंग की वाइफ मिया का कॉल आता है। वो उसे बुरा भला कह रही थी कि आखिर तुम मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हो। फिर वो ननान को इन्वाइट करती है डिनर के लिए, उसे अपनी अमीरी दिखाने। ननान इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है एंड अगली शाम वो रेडी थी इन्विटेशन पे जाने के लिए। जू से कहता है तुम अकेले क्या करोगी जाकर, तुम्हें एक पार्टनर भी तो चाहिए होगा। ननान कहती है ऑफ कोर्स, इससे तो शाओ को बुलाया है। वो शाओ के साथ जा रही थी लेकिन पीछे पीछे जू भी वहां जाता है। जब वो दोनों जैंग और मिया से मिलते हैं तो बीच में ही जू आकर खुद को इंट्रोड्यूस कर देता है कि मैं हूं ननान का बॉयफ्रेंड, जिस पर शाओ कहता है नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। एंड ये मिया को एक और मौका मिल जाता है उसका मजाक उड़ाने का। उससे वक्त जैंग मिया के लिए चेयर सेट करता है बैठने के लिए और ननान के लिए उन दोनों में लड़ाई हो जाती है कि कौन उसका चेयर सेट करेगा। वही फिर वो लोग जैंग का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि जैंग की वाइफ बहुत अमीर थी और इसीलिए वो उसके पेरेंट्स के साथ रहता था। उसने अपने फैमिली को छोड़ दिया होता है। वही फिर जब खाना आता है तो मिया ने अपने हाउस होल्ड से जानबूझकर कह दिया था कि वो ननान के ऊपर डिश को फेंक दे, लेकिन जू ननान को बचा लेता है और डिश मिया के ऊपर ही गिर जाती है एंड इससे मिया का शक्ल बिल्कुल बिगड़ गया था और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड वहाँ में पता चलता है ननान के पास जो बहुत सारे पैसे थे वो उसके नहीं बल्कि जैंग के थे। उसने उसे सारे पैसे दिए थे जब उसने उसे छोड़ दिया था। वो कहती है इन पैसों को प्लीज अपने पास वापस ले लो, मैंने आज तक एक भी रुपए इसके खर्च नहीं किया है। फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं एंड शाओ कार लेने जाता है, पर इसी बीच जू ननान को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों बस पे बैठे थे जब वो उसे अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो शहर पे आई थी तो उसका यहाँ रहना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ जैंग के लिए रुक गई थी। जैंग उसका क्लासमेट था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ननान को उसकी ग्रैंडमदर ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर कुछ पैसे भेजे ताकि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। वहीं जैंग की फैमिली उससे भी ज्यादा गरीब थी, इसलिए ननान ने अपने पैसे जैंग के एडमिशन पर लगा दिए एंड वहाँ पे वो और काम करने लग गई थी ताकि जैंग का वो सपोर्ट कर सके। जैंग ने उससे वादा भी किया था कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो अपनी कमाई से उसे सपोर्ट करेगा ग्रेजुएट होने में, लेकिन खुद ग्रेजुएट होते ही वो मिया से मिला और ननान को उसने छोड़ दिया और मिया से पैसे लेकर उसने ननान को वापस कर दिए और कहा कि दुगने पैसे हैं जितने तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, और ये 2 साल पहले की बात है। एंड तब से आज तक ननान ने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। ये सारी बातें सुनकर जू का भी मूड थोड़ा चेंज होने लग गया था और यहाँ से जू और ननान की दोस्ती और गहरी होने लगती है। वो दोनों दोबारा साथ रहना शुरू कर देते हैं। एडम उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल बेस्ट हो चुकी थी। ननान का लिखा हुआ एक प्ले इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था एंड इस वजह से उसे सबसे बड़ी एडिटर वे कांटेक्ट करती है, उसकी स्टोरी को पब्लिश करने का ऑफर करती है। वो उसे कह रही थी कि तुम्हें 1 साल के लिए दुनिया घूमने का मौका भी मिलेगा और वहीं पे तुम नए आइडियाज़ लगाना और स्टोरीज लिखते रहना। तुम जहाँ जाओ वहाँ की सारी एक्सपेंसेस हमारी कंपनी देख लेगी। ननान यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसे उसकी ड्रीम कंपनी पे ड्रीम जॉब मिल चुकी है। वो जू को सब कुछ बताती है एंड जू से कहता है कि मैं जिस ऐप पर काम कर रहा था वो बन चुका है एंड अब जू को उसे लॉन्च करने का एक बहुत ही बड़ा चांस मिला है, पर अगर वो उसे लॉन्च करता है तो उसे यहीं रहना होगा और वो उसके साथ नहीं जा सकेगा। तभी ननान को उसकी मॉम का कॉल आता है एंड वो उसे बता रही थी कि आज डॉक्टर ने बताया कि ग्रैंडमा के पास सिर्फ 1 साल है, उसके बाद वो कभी भी देख नहीं पाएगी।
एंड इसलिए नन्ना डिसाइड करती है कि वो अपने साथ अपनी ग्रैंड मदर को दुनिया घुमाने ले जाएगी। वो जू से कहती है कि मैं 1 साल बाद ही तुमसे मिलूंगी। ग्रैंड मदर ने मेरे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो पूरी दुनिया मेरे साथ देखे कि दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूँगा तुम दोनों के साथ। वो कहती है लेकिन तुम्हें ये चांस दोबारा नहीं मिल पाएगा, इस ऐप को लॉन्च करेगा। और वो कह रहा था मैं ऑलरेडी बहुत अमीर मॉम का बेटा हूँ, मैं क्या करूँगा और अमीर होकर, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि जू ज्वेलरी शॉप में ननान के लिए एक रिंग खरीद रहा था, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके घर जाकर देखता है तो वो घर पे नहीं थी। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जिसमें ननान ने लिखा था मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए ताकि तुम अपने ऐप लॉन्च पर फोकस कर सको। उस दिन तुम्हारी आंखों को देख मुझे समझ आ रहा था कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस देने वाले थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ड्रीम के पहले प्यार को कभी नहीं आने देना चाहिए, वरना हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। इसलिए वो कहती है मैं अपने हाथों से तुम्हारे सपनों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, पर मुझे उम्मीद है कि मैं 1 साल बाद ज़रूर मिलेंगे जब तुम और ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। फिर कहानी 1 साल आगे आ जाती है। एंजो ने अच्छी खासी कंपनी खड़ी कर ली थी। उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व था कि जितने प्रॉफिट्स उन्होंने 20 सालों में नहीं कमाए, उससे कई गुना ज़्यादा उनका बेटा अगले 2 साल में कमा लेगा। एंड वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए यूरोप गया था। वहाँ पे मीटिंग के बाद वो आसपास घूमकर फोटोज क्लिक करवा रहा था कि तभी कोइंसिडेंटली ननान भी अपनी ग्रैंडमदर के साथ वहीं पर थी। वो फिर एक चर्च पे जाता है। वे लोगों ने एंट्रेंस के वॉल पे पेपर्स पे अपने विश लिखकर चिपका दिया था। एंड वहीं पे उसे ननान की हैंडराइटिंग दिखती है और उसे याद आता है आज तो ननान का बर्थडे भी है। वो चारों तरफ दिखता है तो उसे ननान दिख जाती है, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। वो ऊपर चढ़कर ननान का नाम चिल्लाने लगता है और उस बंदे को देख बाकी सभी भी ननान चिल्लाने लगते हैं। और तभी ननान सू को देख लेती है एंड उसे देख वो बिल्कुल इमोशनल हो गई थी। एट लास्ट वो दोनों मिल जाते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी थी जिसकी स्टोरी लाइन एंड सिचुएशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।